योकोया एक उदास सा लोनली सा बंदा है क्योंकि वो अकेला रहता है और उसका घर लिटरली एक डंप जैसा है। लेकिन सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब एक रिटायर्ड असैसिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मेड बन जाए। वो उसे अपने घर रख लेता है और धीरे धीरे उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना सिखाने लगता है और इसी प्रोसेस में वो लड़की उससे प्यार करने लगती है। सब कुछ शुरू होता है जब सुबह सुबह योकोया डोरबेल से उठ जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की मेड आउटफिट में खड़ी होती है जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी सर्वेंट के तौर पर हायर कर ले। योकोया सोच में पड़ जाता है कि इतनी प्रिटी लड़की उसकी मेड क्यों बनना चाहती है और उसे डाउट होता है कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं। जब वो उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो शॉकिंगली लड़की बता देती है कि वो अपने पिछले मास्टर के लिए एक असैसिन के रूप में काम करती थी और उस मास्टर का योकोया की मां से कोई कनेक्शन था। ये सुनते योकोया नर्वस हो जाता है और उसे किसी भी तरह इरिटेट नहीं करना चाहता, इसलिए उसे खुश करने के लिए वो उससे उसकी असैसिन टेक्निक्स के बारे में पूछ लेता है। बाहर जाकर लड़की उसे दिखाती है कि वो थ्रोइंग नाइफ से कैसे वाइटल स्पॉट सेट कर सकती है। वो अपनी स्किल पर काफी प्राउड होती है, लेकिन योकोया ऑनेस्टली बोल देता है कि उसे ऐसी सर्विस की जरूरत नहीं है और वो उसे सर्वेंट के तौर पर रिजेक्ट कर देता है। ये सुनकर लड़की कामली एक्सेप्ट कर लेती है, अपोलोजाइज करती है कि उसने उसका टाइम वेस्ट किया और वहां से चली जाती है। चलते चलते वो काफी सैड फील करती है, समझ नहीं पाती कि अब अपनी लाइफ के साथ क्या करे। तभी योकोया उससे आवाज देता है। उसके हाथ में एक बेल होती है जो लड़की छोड़ गई थी। इसी बीच अचानक एक ट्रक योकोया की तरफ फुल स्पीड से बढ़ता है, जैसे उसे सीधा भगवान से मिलवाने वाला हो, लेकिन लड़की लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ डैश करती है और उसकी जान बचा लेती है। बाद में वो थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है और ऑकवर्डली अपोलोजाइज करते हुए बोलती है कि उसने पहले कभी किसी को सेव नहीं किया था और उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। योकोया उसे बेल देता है, वो थैंक यू बोलकर फिर से जाने लगती है, लेकिन योकोया उसे रोक लेता है और ब्लड्स आउट करता है कि उसे एक्चुअली अपना घर साफ करने में हेल्प चाहिए। घर वापस जाकर योकोया शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसके पास कितने सारे नाइव्स हैं। मेड एक्साइटेड होकर बोलती रहती है कि नाइव सबसे अल्टीमेट टूल्स होते हैं, लेकिन योकोया बीच में ही रोककर बोलता है कि उसे क्लीनिंग में हेल्प चाहिए, किसी के लिम्स काटने में नहीं। वो गलत समझ लेती है और सोचती है कि शायद वो पड़ोसी की लाश साफ करवाना चाहता है, लेकिन योकोया जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि वो नॉर्मल हाउसवर्क की बात कर रहा है। ये सुनकर वो पूछती है कि अगर वो घर का काम कर सके तो क्या वो उसे हायर करेगा। जब योकोया हाँ बोल देता है तो वो तुरंत काम पर लग जाती है। सिर्फ 10 मिनट बाद योकोया उसे पूरी तरह गीला देखता है। हाथ में टूटा हुआ मॉप होता है और सर पर बकेट अटकी होती है। वो बार बार सॉरी बोलती है, फिर गीले फ्लोर पर फिसल जाती है, लेकिन मिड फॉल एक क्रेजी फ्लिप करके सीधी खड़ी हो जाती है। हाँ, बस बकेट फिर भी उसके सर पर लग जाती है। समझकर कि वो शायद थोड़ी क्लमजी है, योकोया बकेट से टॉवल देता है और बोलता है कि धीरे धीरे सीखना ठीक है, वो उसकी हेल्प करेगा। कुछ घंटों बाद घर बिल्कुल स्पॉटलेस हो जाता है और योकोया उसकी मेहनत की तारीफ करता है। वो टाइम चेक करता है और पूछता है कि क्या वो कुक कर सकती है। जब वो मना करती है तो योकोया उसे रिएश्योर करता है और बोलता है कि वो डिनर बना लेगा जबकि वो बात ले ले। बाथरूम में लड़की योकोया के बारे में सोचती है और कैसे वो उससे इतनी वार्मथ के साथ ट्रीट करता है। बाहर योकोया अपनी कंपोजर संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इमेजिनेशन को भी कंट्रोल करने की, सोचते हुए कि वो उसके बाथटब का यूज कर रही होगी। वो एक्सपेक्ट करता है कि वो टॉवल्स में रैप्ड बाहर निकलेगी, लेकिन वो फुल्ली ड्रेस निकलती है जो उसे थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता है। बाद में दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं और लड़की अपनी नाइफ स्किल्स से कैबेज चॉप करके योकोया को इम्प्रेस कर देती है। जब योकोया मार्केट से लाया हुआ फ्राइड पोक निकालता है तो लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है। योकोया और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने ये कभी खाया नहीं है। मेड एक्सप्लेन करती है कि उसके लिए खाना सिर्फ फ्यूल होता था, टेस्ट मैटर ही नहीं करता था। और ये सुनते ही योकोया के चीक्स थोड़े गर्म हो जाते हैं क्योंकि अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसके टेस्ट बर्ड्स ब्लास्ट कर देगा। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी तक उसका नाम ही नहीं पूछा। लड़की बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसे हमेशा उसके एम्प्लॉयर ही नाम देते थे। नया एम्प्लॉयर होने के नाते योकोया डिसाइड करता है कि वो थोड़ा वेट करेगा, लेकिन लड़की सीक्रेटली चाहती होती है कि वो उसे उसी मोमेंट नाम दे दे। फिर दोनों खाना खाते हैं और जब वो फ्राइड पोक खाती है तो उसके दिमाग में पुरानी यादें उभर आती हैं। वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाती कि टेस्टी का मतलब क्या होता है, लेकिन पहली बार उसे मील से प्यार और वार्मथ फील होती है। वो योकोया से कहती है कि खाना और वो दोनों वार्म लगते हैं, लेकिन योकोया सुन नहीं पाता और बस इतना बोलता है कि उसने उसके लिए एक रूम रेडी किया है। उस पर लड़की समझ जाती है कि वो उससे नाम क्यों देना चाहती थी, ताकि वो अपने डार्क और ब्लडी पास्ट से खुद को अलग कर सके। तब योकोया नोटिस करता है कि वो फ्राइड पोक बिना सॉस के खा रही है और उसे टोनकात्सु सॉस दे देता है। जैसे ही वो उसे टेस्ट करती है, एक ही बाइट में वो हेवन के दरवाजे तक पहुंच जाती है, इतना टेस्टी होता है। रात को योकोया एक नाइटमेयर से रो रो के उठ जाता है और उसे भूख लगती है। किचन जाते हुए उसे वहां से आवाज आती है और वो वर्स्ट इमेजिन कर लेता है। जब वो पीक करता है तो शॉक हो जाता है, लड़की चुप चुप के बॉटल से टोनकात्सु सॉस पी रही होती है। योकोया को देखकर वो एम्बैरेस हो जाती है और सॉरी बोलती है, लेकिन योकोया हंसकर बात टाल देता है और बोलता है कि वो कुछ खाना बना देता है। टेरेस पर वो एडमिट करती है कि उसने उसे सोते हुए रोते देखा था और उसके नाइटमेयर्स के बारे में पूछती है, पहले सोचते हुए कि शायद कोई असैसिन उसके रूम में आ गया होगा। वो बताती है कि उसने सपने में टोनकात्सु सॉस को बोलते हुए देखा था जो उसे कंफर्ट दे रहा था। ये पहला सपना था जिसे वो कंटिन्यू करना चाहती थी। योकोया अपना फियर शेयर करता है, कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उस अबैंडनमेंट के ख्याल उससे रुला देते हैं।
मदद करने के लिए लड़की अपनी लैप ऑफर करती है, लेकिन जब योकोया मना करता है तो वो ओवरथिंक कर लेती है और मान लेती है कि वो किसी की मदद नहीं कर सकती, सिर्फ लोगों को हर्ट करती है। लेकिन उसके डार्क थॉट्स तब रुक जाते हैं जब योकोया उसकी लैप पर लेट जाता है और ऊपर देखकर उसे उसकी सॉफ्ट नजरों से देखते हुए पाता है, जब तक वो धीरे धीरे नींद में नहीं चली जाती। योकोया को बचाने के बाद से उस लड़की के दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है। उस वक्त उसका दिल इतनी तेज क्यों लग रहा, बिल्कुल अलग थी उन काउंटलेस मोमेंट से जब वो पहले लोगों की जान ले चुकी थी। तब उसका बॉडी सिर्फ इंस्टिंक्ट पर मूव करता था, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। लेकिन योकोया के साथ वो पल कुछ और ही था, और अब वो जानना चाहती है कि आखिर क्यों। अगली सुबह वो घर का कचरा छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बैग्स में भर रही होती है। जब योकोया अंदर आता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मेड बिल्कुल कामली एक्सप्लेन करती है कि ऐसा करने से स्पेस बचती है। योकोया थोड़ी देर रिजल्ट्स को स्टेयर करता है, फिर एडमिट करता है कि उसके स्ट्रेंज तरीके होने के बावजूद काफी इफेक्टिव है। बाद में उनके घर के सामने एक गंदा सा स्क्रफी लिटिल डॉग मिलता है और पास ही एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि ओनर बैंकरप्ट हो गया है और डॉग को छोड़कर चला गया। सोच करके योकोया काफी रिच होगा और संभाल लेगा। योकोया इरिटेशन के साथ ग्रोन करता है कि कितना इररिस्पॉन्सिबल इंसान था वो, और डिसाइड कर लेता है कि वो डॉग को अडॉप्ट करेगा। वो नहीं चाहता कि छोटा सा फ्लफी होमी गर्मी में मर जाए। लेकिन मेड उसके तरीके से एग्री नहीं करती। वो बोलती है कि सिर्फ पिटी के बेसिस पर रेस्क्यू करना उसके इंस्टिंक्ट्स को वीक कर सकता है, उसे डिपेंडेंट और फ्रेजाइल बना सकता है। वो योकोया से सीरियसली पूछती है कि क्या वो सच में एक और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। योकोया बिना हेजिटेट किए बोल लेता है। वो कहता है कि जैसे वो डॉग को बचा रहा है, वैसे ही मेड ने भी उसे पिटी से नहीं बचाया था। उनकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स ने उनके बॉडी को सोचने से पहले ही मूव करवा दिया। ये वर्ड्स उसके अंदर डीप हिट करते हैं और धीरे धीरे वो इंसान बनना सीखने लगती है। योकोया आगे एक्सप्लेन करता है कि वो जानता है अबैंडनमेंट कैसा फील होता है, और इसलिए वो डॉग को भी वो दर्द एक्सपीरियंस नहीं करने देगा। थोड़ी देर बाद योकोया डॉग के साथ खेल रहा होता है और मेड थोड़ा दूर खड़े होकर देख रही होती है, विजिबली अनकंफर्टेबल। जब योकोया उसे भी पेट करने के लिए बोलता है तो उसका बॉडी स्टिफ हो जाता है और वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है। तब योकोया को रियलाइज होता है वो उससे डर रही है। एम्बैरेस्ड होकर वो एडमिट करती है कि अगर उसका मास्टर ऑर्डर देता तो वो टच कर लेती, लेकिन योकोया तुरंत रीअश्योर करता है कि वो कभी उसे फोर्स नहीं करेगा। जब वो सॉफ्टली पूछता है कि वो क्यों डरती है, तो वो बताती है कि उसके एक असैसिन ट्रायल में उसे अकेले एक माउंटेन में सर्वाइव करना पड़ा था जहां फेरल और विशियस डॉग्स थे। वो मेमोरी अभी तक उसके साथ चिपकी हुई है और वो स्कार्स कभी हील नहीं हुए। योकोया सिंपैथी के साथ कहता है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि वो उसके साथ डॉग में हेल्प नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके टोन में डिसअपॉइंटमेंट सुनकर उसके दिल को चुभता है। काफी देर चुप रहने के बाद वो गहरी सांस लेती है और पूछती है कि क्या वो ट्राई कर सकती है। वो कांपते हुए हाथों से छोटे से डॉग को उठाती है और उसका पूरा बॉडी टेंस हो जाता है। जब योकोया पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर लग रहा है, तो वो उसके क्लॉज, उसके टीथ और उसकी आंखों की तरफ इशारा करती है। लेकिन योकोया कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे तो बस उसकी बाहों में एक बड़ा सा मोची दिख रहा होता है। वो कंपैरिजन समझ नहीं पाती और पूछने ही वाली होती है, तभी पपी उसकी उंगली निबल कर लेता है। वो पैनिक कर जाती है, ऑलमोस्ट उसे टेबल पर फेंकने लगती है, लेकिन योकोया उसे शांत करता है और रियलाइज करता है कि पपी बस टीथिंग कर रहा है। फिर दोनों वेट के पास जाते हैं चेकअप के लिए, और जब योकोया वेट से बात कर रहा होता है तो वो मेड को नेक्स्ट डोर पेट शॉप भेज देता है लीश और डॉग फूड लेने। घर लौटते वक्त लड़की कन्फेस करती है कि योकोया उसकी दुनिया के किसी भी इंसान जैसा नहीं है जिसे वो जानती थी। वहां सब सिर्फ रिजल्ट्स और एफिशिएंसी की परवाह करते थे, फेलियर कभी टॉलरेट नहीं होता था। लेकिन यहाँ योकोया पेशेंट है, जेंटल है, फॉरगिविंग है, और ये सब उसे कंफ्यूज करता है। वो रिक्वेस्ट करती है कि योकोया उसे अपनी इस दुनिया में रहने दे, एक ऐसी जगह जहाँ वार्मथ है, जहाँ मिस्टेक्स पर डेथ सेंटेंस नहीं मिलता और सर्वाइवल किसी को मारने पर डिपेंड नहीं करता। योकोया उसके सामने वो ट्रूथ बोल देता है जो वो कभी खुद से भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, कि वो असैसिन बनना नहीं चाहती, वो बस एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती है। ये रियलाइजेशन उसे डरा देती है क्योंकि वायलेंस ही उसकी पूरी लाइफ रही है, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि शायद लाइफ में ब्लडशेड के अलावा भी कुछ हो सकता है। योकोया सनसेट की तरफ इशारा करता है जिसे दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, और एडमिट करता है कि शुरू में वो उससे डरा हुआ था, लेकिन अब वो उसे एक अच्छी लड़की के रूप में देखता है जो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। वो सिंपल सी लाइन उसके अंदर कुछ हिला देती है। वो धीरे से पूछती है कि वो वैसे कैसे बन सकती है, और योकोया बोलता है कि सबसे पहले हर मिस्टेक पर खुद को माफ करना सीखे। अगली सुबह डॉग उस आवाज से उठता है जब वो अपनी गॉड लेवल नाइफ स्किल से कैबेज चॉप कर रही होती है। वो ओकोनोमियाकी बनाना चाहती है ताकि उसे अपनी ड्रीम्स वाली कत्सुदोन सॉस के साथ प्यार कर सके। काम में इतनी बिजी होती है कि डॉग चुपचाप उसके पास आ जाता है और वो शौक से उछल जाती है, उसे स्पाई डॉग बोल देती है। अभी उसका पेट ग्राउल करता है और उसे रियलाइज होता है कि वो भूखा है। वो उसे खाना देती है और सोचती है कि शायद यही नॉर्मल होता होगा, पेट्स को फीड करना, कैबेज काटना। वो उसे पेट करने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी योकोया अंदर आ जाता है और वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। डॉग को खाते देखकर योकोया थैंक यू बोलता है, फिर उसका पेट रब करता है और जब सॉफ्टनेस फील करता है तो डिसाइड करता है कि उसका नाम मची रखेगा। मेड को नाम बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फिर योकोया उसकी मेड स्किल्स इंप्रूव होने पर तारीफ करता है, उसे अमेजिंग बोलता है और वो अनएक्सपेक्टेड प्रेज से ब्लश कर जाती है। मची उछल कूद मचाने लगता है रेडी टू प्ले, लेकिन योकोया बोलता है कि उसे डिनर प्रेप करना है। तब मेड कहती है कि वो मची के साथ रहेगी और खेलेगी। वो योकोया के वर्ड्स पर ट्रस्ट करना सीखना चाहती है और डॉग को उसकी नजरों से देखना चाहती है, एक फ्लफी मची ऑफ हैप्पीनेस, ना कि कोई डॉग फ्रॉम हेल। योकोया बोलता है कि वो भी उस पर ट्रस्ट करता है और ये उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जला देता है।
चेस्ट में धीरे धीरे ट्रस्ट फील करते हुए वो मची को पेट करती है, उसके छोटे पॉज ट्रेस करती है और उसका डर धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे योकोया ने उस पर ट्रस्ट करना सीखा था, अब वो मची पर ट्रस्ट करना सीख रही होती है। डिनर के टाइम वो ओकोनोमियाकी को कत्सुदन सॉस के साथ टेस्ट करती है और लिटरली हैप्पीनेस में मेल्ट हो जाती है। योकोया उसे सेकंड सर्विंग ऑफर करता है और वो बोलती है कि वो फुल हो चुकी है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रहा होता है। इसलिए योकोया उसके लिए एक और बना देता है और कैजुअली बोलता है कि जो चीज़ पसंद हो उसके लिए थोड़ा सेल्फिश होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसकी एनकरेजमेंट सुनकर वो हिम्मत जुटाती है और फाइनली पूछ लेती है कि क्या वो उसे एक नाम दे सकता है। इंस्पिरेशन के लिए योकोया उससे पूछता है कि उसका बर्थडे कब है। वो बोलती है कि उसे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बस इतना याद है कि वो विंटर का दिन था और उस दिन इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई थी कि रिकॉर्ड बन गया था। उसी मोमेंट योकोया के दिमाग में एक नाम आता है और वो डिसाइड करता है उसे यूकी कहने का, जिसका मतलब होता है स्नो। यूकी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसे याद आता है कैसे एक पुराने मास्टर ने उसे कभी कोल्ड ब्लडेड कहकर स्नो से कंपेयर किया था, लेकिन योकोया सॉफ्टली बताता है कि वो स्नो को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। वो कहता है कि स्नो ब्यूटीफुल होती है और सरप्राइजिंगली वार्म भी। यूकी कंफ्यूज हो जाती है तो योकोया एक्सप्लेन करता है कि स्नो प्लांट्स को विंटर में प्रोटेक्ट करती है और जब उनका वक्त आता है तो खुद मेल्ट हो जाती है ताकि नई लाइफ ब्लूम कर सके। उस पल यूकी को लगता है जैसे उसे अपने सारे क्वेश्चंस के धीरे धीरे आंसर्स मिल रहे हो और अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि अगर वो योकोया के साथ थोड़ा और टाइम रहे तो शायद वो और आंसर्स भी ढूंढ सकती है और एक नई इंसान बन सकती है। यूकी फिर स्माइल करती है और योकोया को थैंक यू बोलती है इतना ब्यूटीफुल नाम देने के लिए, और योकोया भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। अगली सुबह योकोया यूकी से कहता है कि वो उसके ईयर्स पियर्स कर दे क्योंकि वो खुद करने से डर रहा था। यूकी हैप्पीली मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाती है अचानक रुक जाती है, थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये रिस्की जॉब है, चाहे वो पहले ये काम कर चुकी हो। तभी अचानक योकोया की सिस्टर डोरबेल बजा देती है क्योंकि वो मोची को देखना चाहती थी। उसे लगता है योकोया डोर खोलेगा, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब एक टॉल और दस्ती मेड डोर ओपन करती है। थोड़ी देर बाद वो क्यूट मोची को देखकर फुल एक्साइटेड हो जाती है और फिर योकोया से पूछती है मेड के बारे में। योकोया यूकी के बारे में सब एक्सप्लेन करता है और रिको यूकी का चेहरा देख ही नहीं पाती क्योंकि उसे ब्यूटीफुल लोग बहुत पसंद होते हैं। जब यूकी दोनों के बारे में पूछती है तो योकोया की सिस्टर अपना नाम रिको बताती है और दोनों लड़कियां थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने लगती हैं। यूकी रिको को बताती है कि योकोया ने उसे नाम दिया, जिससे रिको काफी शॉक हो जाती है। फिर यूकी अपने असैसिन पास्ट के बारे में भी सब कुछ बता देती है, जो रिको को काफी इंप्रेस करता है क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पाती कि यूकी जैसी ब्यूटीफुल लड़की कभी असैसिन हो सकती है। रिको तो तुरंत उससे अपनी नोटबुक साइन करने को कह देती है और यूकी भी रिको की नोटबुक पर साइन कर देती है। रिको यूकी के लुक्स को एडमायर करते करते रुक ही नहीं पाती, लेकिन फिर उसे सरप्राइज होता है जब वो यूकी की हैंडराइटिंग देखती है जो काफी अगली होती है। यूकी थोड़ा एम्बैरस होकर बताती है कि उसे लिखना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो कम्युनिकेशन में काफी अच्छी है क्योंकि वो दुनिया भर में ट्रैवल कर चुकी है, इसलिए वो दर्जनों लैंग्वेजेस बोल सकती है। रिको यूकी की हैंडराइटिंग से बिल्कुल बॉदर नहीं होती, बल्कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो यूकी को बोलती है कि वो उसे अपना समर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहती है क्योंकि एक ब्यूटीफुल मेड जो असैसिन हो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो बैकयार्ड में चले जाते हैं क्योंकि रिको यूकी का असैसिन साइड देखना चाहती है और वहां यूकी अपनी नाइफ थ्रोइंग स्किल्स दिखाती है, जिससे रिको पूरी तरह से अमेज हो जाती है। यूकी बताने लगती है कि वो अपने नाइफ्स कहां कहां छुपा कर रखती है, लेकिन योकोया उसे तुरंत रोक देता है क्योंकि बात फैन सर्विस की तरफ जा रही होती है। बाद में रिको क्यूरियोसिटी के साथ यूकी को और इंटरव्यू करती रहती है, लेकिन तभी रिको के स्टमक से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। योकोया सजेस्ट करता है कि सब साथ लंच करें, तो रिको यूकी से पूछती है उसका स्पेशलिटी डिश क्या है। यूकी शाइली बोलती है कि वो इसे डिश कहना पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी कटिंग स्किल्स दिखाने को रेडी है। जब वो डेमोन्स्ट्रेट करती है तो रिको फिर से स्टन रह जाती है। फिर तीनों एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाते हैं जहां रिको अपकमिंग समर फेस्टिवल के बारे में एक्साइटेड होकर बातें करती है। ये सुनकर योकोया को सॉस सैनबाई याद आ जाता है जो यूकी को बहुत पसंद है, और जैसे ही वो मेंशन करता है यूकी तुरंत रूल करने लगती है। सब डिसाइड कर लेते हैं कि रात को फेस्टिवल चलेंगे। शाम को तीनों फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। यूकी एक स्टॉल पर अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाती है। फिर वो स्विच करके कैप्चरिंग स्किल्स दिखाती है, जो योकोया और रिको दोनों को इंप्रेस कर देता है। यूकी रिको को फिश कैच करने का ट्रिक भी सिखाती है, जिससे स्टॉल ओनर इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो बोल देता है कि रिको की सिस्टर कितनी वंडरफुल है। नेक्स्ट वो एक स्टॉल पर रुकते हैं जहां कत्सुदॉन सॉस वाले स्नैक्स मिल रहे होते हैं, और यूकी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, सेकंड्स में पूरा खा जाती है, बिल्कुल स्क्विरल की तरह। स्टॉल ओनर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो उसे फ्री में एक्स्ट्रा सर्विंग दे देता है। बाद में रिको थोड़ी देर के लिए ड्रिंक्स लेने चली जाती है और योकोया और यूकी अकेले रह जाते हैं। वेट करते हुए योकोया पूछता है कि क्या यूकी कभी फेस्टिवल आई है। यूकी बताती है कि वो कभी फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि एक बार उसने एक फेस्टिवल के बीच ही असैसिन कैरी आउट कर लिया था। मेमोरीज अचानक वापस आ जाती हैं और योकोया तुरंत उसके एक्सप्रेशन में चेंज नोटिस कर लेता है। तभी रिको ड्रिंक्स के साथ लौट आती है और उसी वक्त आसमान में फायरवर्क्स फूट पड़ते हैं। यूकी आंखें फाड़ कर देखने लगती है,
ये उसकी लाइफ का पहला टाइम होता है जब वो फायरवर्क्स देख रही होती है। तीनों बिल्कुल चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहते हैं, कंप्लीटली कैप्टिवेटेड। तभी युकोया एक्साइटमेंट में अपना सोडा थोड़ा ज्यादा जोर से ओपन कर देता है और सब हंस पड़ते हैं। घर लौटते वक्त रिको यूकी के साथ बड़ी बहन जैसा बिहेव करती है और उसे वार्न करती है कि वो इतने सारे कत्सुदॉन स्नैक्स ना खाए। तभी एक मोटरसाइकिल तेज स्पीड से पास से निकल जाती है और बिना सोचे यूकी रिको को पकड़कर साइड में खींच लेती है। युकोया 1 सेकंड के लिए पैनिक कर जाता है, लेकिन रिको बिल्कुल सेफ होती है थैंक्स टू यूकी की लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन। युकोया गुस्से से भर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि बाइकर एक रॉबर था जो उसकी बहन को ऑलमोस्ट उड़ा देता। वो रैंट करने लगता है कि ऐसे इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हत्ता कि असैसिन भी बिना ये सोचे कि उसके वर्ड्स एक ऑर्डर जैसे साउंड कर रहे हैं। यूकी तुरंत रिएक्ट करती है और फुल स्पीड में उस रॉबर के पीछे भाग जाती है। युकोया और रिको दोनों यूकी के पीछे भागते हैं और रिको तो और भी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे अपनी रिसर्च के लिए और मटेरियल मिल रहा होता है। एक एलिवे में जाकर वो देखते हैं कि रॉबर पहले ही पकड़ा जा चुका है, जमीन पर डरा हुआ पड़ा है और यूकी उसके ऊपर खड़ी है, बिल्कुल इंटिमिडेटिंग ऑरा के साथ। युकोया को लगता है कि अब यूकी उसका सर अलग कर देगी और वो घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी सिर्फ उसके हेलमेट पर एक जोर का स्मैक मारती है पनिशमेंट के तौर पर, जो उसे इतना डरा देता है कि वो तुरंत भाग जाता है। युकोया को बहुत रिलीफ मिलता है जब उसे रियलाइज होता है कि यूकी उसके सामने असैसिन मोड में नहीं गई। वो उसे संभाल कर घर की तरफ ले जाता है जब वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ रही होती है। सारी सिचुएशन के बाद युकोया इंसिस्ट करता है कि वो रिको को भी उसके घर तक छोड़कर आए। रिको मान जाती है और फुल एक्साइटमेंट में बोलती रहती है कि वो अपनी समर रिसर्च यूकी पर प्रेजेंट करने का वेट नहीं कर सकती। इसी बीच वो पूछ लेती है कि क्या यूकी कभी स्कूल गई है या नहीं। रिको स्कूल लाइफ को एंथुजियाज्म के साथ एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है स्ट्यू के बारे में, जो उसे तुरंत भूखा बना देता है। स्कूल के बारे में सुनकर यूकी क्वाइटली युकोया को बताती है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और स्कूल अटेंड करना चाहती है। युकोया उसे एनकरेज करता है कि वो अप्लाई करके देखे। जब समर वेकेशन खत्म होता है और न्यू सेमेस्टर शुरू होता है, युकोया स्कूल जाते वक्त थोड़ा वरिड होता है कि यूकी घर पर अकेली होगी। उसकी टेंशन तब टूट जाती है जब एक फ्रेंड बोलता है कि स्कूल में एक नई लड़की आई है जो मेड कॉस्प्ले करती है, जिससे युकोया शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि कब अपने दोस्तों को बताए कि यूकी एक्चुअली उसकी मेड है, लेकिन फिलहाल चुप रहना ही बेटर समझता है। तभी टीचर क्लासरूम में आकर अनाउंस करता है कि एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रही है और युकोया के शौक के लिए वो यूकी होती है। यूकी कामली अपना इंट्रोडक्शन देती है और खुद को युकोया की कजन बताती है, उसका ही सरनेम यूज करते हुए, जो उसे और भी ज्यादा स्टन कर देता है। वो रिएक्ट करे उससे पहले ही यूकी उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और कैजुअली उसे मास्टर कहकर बुला लेती है, जिससे पूरी क्लास में केओस मच जाता है। सब स्टूडेंट्स डिसबिलीव के साथ घूरने लगते हैं, सोचते हुए कि ये कैसे कजन है जो फैमिली ब्लड लाइन को इतना क्लोज रखते हैं। स्कूल के बाद युकोया सीधा रिको को कन्फ्रंट करता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि यूकी को उसके स्कूल में एनरोल करवाने वाली वही है। रिको बिना हेजिटेशन प्राउडली मान लेती है और बताती है कि यूकी पढ़ने में इंटरेस्टेड है और वो उसके साथ होमवर्क एंजॉय करती है। इसी से उसे आइडिया आया यूकी को स्कूल भेजने का। अब युकोया अभी भी बिलीव नहीं कर पाता कि उसकी अपनी सिस्टर ने उसकी मेड को उसी स्कूल और क्लास में डाल दिया। वो सोचता रह है कि यूकी ने उसका सरनेम क्यों लिया और वो उसके बिल्कुल पास वाली सीट पर कैसे बैठ गई। यूकी कामली एक्सप्लेन करती है कि उसने अपने अंडरग्राउंड कनेक्शंस यूज करके सब अरेंज किया और कजिन वाली स्टोरी रिको का आइडिया था, सिर्फ उसे सरप्राइज देने के लिए। अब युकोया के पास कहने को कुछ नहीं होता और वो बस रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी मेड अब उसकी क्लासमेट भी बन चुकी है। वो यूकी को एनकरेज करता है कि वो उसके साथ स्कूल लाइफ एंजॉय करे। अगले दिन यूकी नोटिस करती है कि जैसे ही लंच ब्रेक होता है, सब क्लासमेट सीधे नीचे भाग पड़ते हैं किसी चीज के लिए जो कत्सुदा ब्रेड कहलाती है। युकोया यूकी से पूछता है कि वो लंच में क्या चाहती है और यूकी क्यूरियोसिटी से बोलती है कि वो कत्सुदा ब्रेड ट्राई करना चाहती है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो क्या होता है, जिससे वो और भी अमेज्ड हो जाती है और वो उसे और ज्यादा चाहने लगती है। वो ये भी बताता है कि हर स्टूडेंट उसे लेने के लिए रश करता है क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। ये सुनकर यूकी को अपने एक पुराने मास्टर की बात याद आ जाती है। अचानक यूकी अपनी असैसिन स्किल्स यूज करके स्कूल रूफ पर पहुंच जाती है कत्सुदा ब्रेड लोकेट करने के लिए। युकोया उसे रोकना चाहता है, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है बिल्कुल ड्रूलिंग के साथ, जैसे कोई डिजर्ट शॉप के सामने खड़ा हो, वो समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे जाने देता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद युकोया कत्सुदा ब्रिगेड की पहली वेव देखता है, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो पूरी स्पीड में कत्सुदा शॉप की तरफ स्प्रिंट कर रहा होता है। वो इमेजिन कर लेता है कि जैसे ही सबको यूकी के असैसिन एबिलिटीज का पता चलेगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यूकी सेफली लैंड करती है और बिल्कुल अननोटिस रहती है। वो शॉप में सबसे पहले पहुंचकर एक्साइटेडली कुछ पीसेस खरीद लेती है, फाइनली रेयर ब्रेड टेस्ट करने के लिए थ्रिल्ड होकर। बाद में यूकी और युकोया लंच एक ही कत्सुदा ब्रेड से शेयर करते हैं रूल की वजह से, लेकिन युकोया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती रेगुलर ब्रेड खाने में जो यूकी ने उसके लिए लिया होता है। वो इंसिस्ट करता है कि यूकी ही कत्सुदा ब्रेड एंजॉय करे। वो बताता है कि वो पहले भी कभी खा चुका है और वो उसे नहीं ले सकता जब उसे दिखता है कि यूकी ने कितनी मेहनत से उसे हासिल किया और कितनी एक्साइटेड है। खाते वक्त यूकी अचानक उससे कत्सुदा ब्रेड का एक बाइट ऑफर करती है और युकोया तुरंत ब्लश कर जाता है। पहले वो मना करता है, लेकिन यूकी इंसिस्ट करती है और फाइनली वो उसके हाथ से एक बाइट ले लेता है और भी रेड हो जाता है।
उस रात बाद में युकोया और रिको बात कर रहे होते हैं कि रिको आजकल यहीं कितनी बार रुक रही है। रिको बोलती है कि उसे यहाँ रहना पसंद है क्योंकि यूकी उसे वो सिस्टर फील करवाती जो वो हमेशा चाहती थी। वो एडमिट करती है कि उसने कभी युकोया को भी अपनी सिस्टर इमेजिन किया था जिससे वो रोमांस और गर्ल टॉक शेयर कर सके। रिको कैजुअली सजेस्ट करती है कि एक दिन युकोया और यूकी को शादी कर लेनी चाहिए ताकि यूकी ऑफिशियली उसकी रियल सिस्टर बन जाए। युकोया तुरंत मना कर देता है, लेकिन रिको बोलती है कि यूकी को उससे फीलिंग्स है। युकोया डिनाई करता है और कत्सुदा ब्रेड वाली इंसिडेंट को प्रूफ के तौर पर लाता है, लेकिन रिको स्माइल करके बताती है कि वो मोमेंट एक्चुअली कितना रोमांटिक था, जिससे युकोया को लगने लगता है कि शायद यूकी के दिल में सच में कुछ है। तभी अचानक यूकी आ जाती है और पूछ लेती है कि शादी के बारे में क्या बात हो रही है। युकोया टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन रिको ब्लंटली यूकी को बोल देती है कि वो उसे अपनी ऑफिशियल सिस्टर बनाना चाहती है। फिर रिको सीधा पूछ लेती है कि क्या यूकी युकोया को पसंद करती है, और यूकी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि वो उसे एडमायर करती है, जिससे युकोया स्टन रह जाता है, सोचते हुए कि उसे फ्रेंड जोन कर दिया गया है। बाद में तीनों बैकयार्ड में सॉस कवर्ड फ्रूट्स खाते हुए बात करते हैं कि यूकी का चेहरा कितना ब्यूटीफुल है। रिको पूछती है कि क्या वो मेकअप करती है, और यूकी बोलती है कि नहीं। रिको बोलती है कि यूकी का फेस वो टाइप है जिससे बाकी लड़कियां जेलस होती हैं, लेकिन यूकी क्वाइटली एडमिट करती है कि उसकी लुक्स उसके पुराने प्रोफेशन में कभी काम नहीं आई थी। रिको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती है कि उसे ज्यादा लोग प्रिटी नहीं कहते, सिर्फ उसके पेरेंट्स, लेकिन यूकी सॉफ्टली उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि उसे रिको का फेस जेन्युइनली पसंद है। ये वर्ड्स रिको को एक्सपेक्टेड से ज्यादा डीपली हिट कर जाते हैं। रिको हाफ जोकिंग टोन में पूछती है कि क्या वो कभी यूकी जितनी ब्यूटीफुल बन सकती है, तो यूकी अपनी ग्लोइंग स्किन का क्रेडिट टोनकात्सु सॉस को दे देती है और रिको को अपनी टोनकात्सु ग्लेज्ड मेलन का एक स्लाइस ऑफर करती है। रिको पहले हेजिटेट करती है, फिर टेस्ट करती है और तुरंत उससे प्यार हो जाता है। उन दोनों को देखकर युकोया सोचता है कि ये बिल्कुल रियल सिस्टर्स जैसे लग रही हैं, और मन ही मन रिको को थैंक्स करता है कि वो यूकी को नॉर्मल लाइफ में इतनी अच्छी तरह अडेप्ट होने में हेल्प कर रही है। लेकिन तब रिको उसे किस करती है और अक्यूज करती है कि वो शायद यूकी से शादी इमेजिन कर रहा है सिर्फ ऐसे मोमेंट्स देखने के लिए। युकोया डिनाई करता है, लेकिन जब रिको पूछती है कि क्या वो यूकी जैसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी करके खुश होता, तो वो थोड़ा रुक कर एडमिट कर लेता है कि हाँ होता। इसी बीच थोड़ा दूर बुशेस के पास एक मिस्टीरियस कैट चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व कर रही होती है। अगली सुबह युकोया क्लास में धीरे धीरे नींद में जाने लगता है। टीचर नोटिस करके उस पर चौक फेंक देता है, लेकिन यूकी रिफ्लेक्स में चौक को बीच हवा में ही स्लाइस कर देती है, सोचते हुए कि वो उसे बचा रही है। पर स्प्लिट हुई चौक दोनों तरफ से उड़कर सीधा युकोया की आंखों के पास लग जाती है और पूरी क्लास फ्रीज हो जाती है जब वो चौक को मिड एयर टूटते हुए देखते हैं। युकोया को इन्फर्मरी भेज दिया जाता है, जहां यूजुअल नर्स एब्सेंट होती है और उसकी जगह एक अट्रैक्टिव सी नर्स होती है, निट्टा नाम की। युकोया उसे सब एक्सप्लेन करता है और निट्टा कैजुअली उसकी आंखें चेक करते हुए यूकी के बारे में पूछती है। जब युकोया बोलता है कि यूकी उसकी कजिन है, निट्टा हंस पड़ती है और रिमार्क करती है कि यूकी बिल्कुल उसकी टाइप लगती है। अचानक निट्टा डोर लॉक कर देती है और युकोया को बेड पर धकेल देती है। कहती है कि वो बर्ड्स एंड द बीज के बीच हैंड्स ऑन बायोलॉजी सिखाना चाहती है। युकोया पैनिक हो जाता है, वायलेटेड फील करता है और बार बार रुकने को बोलता है। तभी यूकी रूम में घुस जाती है उसे देखने के लिए और फ्रीज हो जाती है जब वो निट्टा को उसके ऊपर देखती है। युकोया तुरंत यूकी के पीछे छुप जाता है और उसे बताता है कि क्या होने वाला था। निट्टा लाफ करके उसे एक नर्स का जोक बोल देती है और कहती है कि बैठ जाओ ताकि वो आई ड्रॉप्स दे सके। युकोया थोड़ा हेजिटेट करता है, रेडी होता है कंप्लाई करने के लिए, लेकिन यूकी फर्मली बोलती है कि उसे निट्टा से दूर रहना चाहिए और ऑर्डर करती है कि वो उसे दोबारा अप्रोच ना करे। युकोया को अचानक रिको की थ्योरी याद आ जाती है कि शायद यूकी उसे लाइक करती है और जेलस हो रही है। बोर्ड टोन में निट्टा उन्हें डिसमिस कर देती है, बोलती है कि इंजरी माइनर है और बाहर निकाल देती है। यूकी युकोया को बाहर तक छोड़ते हुए अपोलोजाइज करती है और कहती है कि उसे कुछ बताना है। युकोया का हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, एक्सपेक्टिंग कन्फेशन, लेकिन इंस्टेड यूकी रिवील करती है कि निट्टा भी एक असैसिन है। दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस कैट निट्टा के पास आती है और उसे युकोया के घर की इमेजेस दिखाती है। ट्विस्टेड ग्रिन के साथ निट्टा अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने लगती है। काफी टाइम से उसका ड्रीम रहा एक लैविश केयर फ्री लाइफ जीना, मेन के बीच जो उसे बॉनी ब्लू जैसे ट्रीट करें, पर वो मानती है कि इस फ्यूचर को पाने के लिए उसे यूकी के सारे क्लोज लोगों को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि यूकी ही उसकी डिजायर्स के बीच सबसे बड़ी की है। मीनवाइल घर पर युकोया सो नहीं पाता, उसे लगता रहता है जैसे कोई इसे देख रहा है। जब वो आंखें खोलता है तो रियलाइज करता है कि यूकी क्वाइटली उस पर नजर रखे हुए हैं। वो पूछता है तो यूकी एक्सप्लेन करती है कि थोड़े टाइम के लिए उसे उसका बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई उन पर सोते हुए अटैक कर सकता है। यूकी उसकी सेफ्टी को लेकर वरिड है, लेकिन युकोया खुद और ज्यादा अनईजी हो जाता है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि इस बात के लिए भी कि वो उसके साथ एक ही रूम में रिलैक्स नहीं कर पा रहा। इसलिए यूकी डिसाइड करती है कि वो उसके पास ही लेट जाए ताकि उसे सेफ फील हो, पर इंस्टेड युकोया और ज्यादा अवेक हो जाता है, पेनफुली अवेयर कि एक लड़की मिया खलीफा लाइक स्पेसिफिकेशंस के साथ बिल्कुल बगल में सो रही है। उसके थॉट स्पाइरल करने लगते हैं और वो सोचता है कि क्या वो असैसिन जो उनका पीछा कर रही है वो एक्चुअली यूकी को टारगेट कर रही है। यूकी कामली अश्योर करती है कि वो नींद में भी किसी असैसिन को हैंडल कर सकती है और इमीडिएट अटैक एक्सपेक्ट नहीं करती। फिर भी वो जगती रहना चूज करती है, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि युकोया सेफ हो।
वो बताती है कि वही इंसान है जिसने उसे उस अंधेरी लाइफ के बाद काइंडनेस सिखाई थी और इसी वजह से वो उसके लिए प्रेशियस है। योकोया समझ जाता है कि यूकी क्या कहना चाहती है, लेकिन ये वर्ड्स उसे और एंग्शियस कर देते हैं। अंदर ही अंदर वो पावरलेस फील करता है, ना उसे प्रोटेक्ट कर पाने का, ना उसका बर्डन शेयर कर पाने का, और ये फीलिंग उस पर हैवी हो जाती है। यूकी ये नोटिस कर लेती है और इसे साइलेंटली अपने मन में रख लेती है, होप करते हुए कि एक दिन वो उसके लिए भी कुछ कर पाएगी। जब योकोया विंडो खोलने जाता है, यूकी तुरंत आगे बढ़कर खुद ही खोल देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कोई स्नाइपर ना हो। जैसे ही विंडो ओपन होती है, उसे कटसुदा सॉस की स्मेल आती है और वो तुरंत समझ जाती है कि यह नेबर से नहीं आ रही। यूकी अपने सेंसेस शार्पन करती है और कुछ और नोटिस करती है। फ्रंट गेट के पास एक अरोमा डिफ्यूजर रखा गया है, क्लियरली डिस्ट्रैक्शन के लिए। उसी मोमेंट उसे पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो इंस्टेंटली रिएक्ट करती है इंट्रूडर को असैसिनेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट हो चुकी होती है। वहां निट्टा खड़ी होती है, योकोया को हॉस्टेज बनाए हुए, और यूकी को टॉन्ट करती है कि उसकी एज कम हो गई है। पर जब यूकी अचानक किसी और लैंग्वेज में उसे थ्रेटन करती है तो निट्टा की कॉन्फिडेंस हिल जाती है। रियलाइज करते हुए कि वो यूकी को डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकती, निट्टा अल्टीमेटम देती है। यूकी को रात को स्कूल आना होगा, वरना वो योकोया को लेक के बॉटम में पीसेस में भेज देगी। निट्टा के योकोया के साथ भागने के बाद यूकी तुरंत जानती है कि उसे क्या करना है। अपने मेंटोर के वर्ड्स याद करते हुए उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है निट्टा को असैसिनेट कर देना और बाकी सब छोड़ देना, लेकिन फिर उसे यूकी की बात याद आती है और ये भी कि वो उसके बिना जी नहीं सकती। ये मेमोरी उसका रिजॉल्व बदल देती है और वो एक अलग पाथ चूज करती है। उसी रात योकोया स्कूल फील्ड के बीच बंधा हुआ होता है जब निट्टा उसका वेट कर रही होती है, पर अपनी सिचुएशन के बावजूद उसके दिल में ना फियर होता है ना डिस्पेयर, क्योंकि वो पूरी तरह बिलीव करता है कि यूकी जरूर आएगी। निट्टा उसकी करेज से थोड़ी इंप्रेस्ड होती है, बट केयर नहीं करती। उसके लिए वो सिर्फ वेट है, उस ट्रैप का पार्ट है जो उसने यूकी के लिए सेट किया है। जब वो वेट कर रहे होते हैं, योकोया यूकी के पास्ट के बारे में पूछता है, ये नोटिस करते हुए कि निट्टा बार बार यूकी को शुए कह रही है। निट्टा एक्सप्लेन करती है कि असैसिन डेज में यूकी एक मॉन्स्टर हुआ करती थी, एक्सेप्शनली स्किल्ड और रूथलेस। इसी वजह से उसे ड्रैगन्स 9 में रिक्रूट किया गया था। निट्टा रिवील करती है कि यूकी ड्रैगन्स 9 की 4th मेंबर थी, जिसे शुए द व्हाइट वुल्फ के नाम से जाना जाता था। ड्रैगन्स 9 एक एलीट असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है और यूकी जैसे टारगेट को मारना निट्टा को असैसिन्स की दुनिया में रिच और फेमस बना देता। योकोया रिफ्यूज कर देता है मानने से कि निट्टा जिस टेरिफाइंग फिगर का डिस्क्रिप्शन दे रही है वो वही यूकी हो सकती है जिसे वो जानता है, एक जेंटल मेड और काम स्टूडेंट। निट्टा मान लेती है कि यूकी बदल चुकी है, लेकिन उसे एक बात बहुत बॉदर करती है कि योकोया ने कैसे कि यूकी जैसे इंसान को टेम कर दिया, व्हाइट वुल्फ को इतना ओबीडियंट और सॉफ्ट बना दिया, ऑलमोस्ट एक मेड की तरह। काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली यूकी वहां अपीयर होती है। उसकी प्रेजेंस शार्प और ओवरवेलमिंग होती है, क्लियरली रेडी कि वो योकोया को बचाकर फाइट एंड करे। यूकी तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन निट्टा ट्रैप्स और वेपन्स का पूरा अरे अनलीश कर देती है उसे स्लो करने के लिए। निट्टा फायरिंग करती है, पर यूकी मूवी स्टाइल ईज के साथ अपनी स्वॉर्ड से बुलेट्स डिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे ही यूकी पास आती है, निट्टा उसके पैरों के नीचे एक लैंडमाइन एक्टिवेट कर देती है। ब्लास्ट से पूरा फील्ड हिल जाता है और योकोया का दिल डूब जाता है। उसे लगता है जैसे यूकी मर चुकी हो। निट्टा स्माइल करती है, कन्विंस्ड कि अब उसकी विक्ट्री उसे फिल्दी रिच बना देगी। तभी स्मोक और डेब्रीज के बीच से यूकी निकल कर आती है, अलाइव और फिर से आगे बढ़ती हुई। इस बार निट्टा अपना फाइनल ट्रिक रिवील करती है, ऑटोमेटेड स्नाइपर राइफल्स जो सीधे योकोया पर एम किए होते हैं, प्रोग्राम्ड कि जैसे ही यूकी मूव करे उसके आर्म्स और लेग्स पर फायर कर दे। यूकी कामली बोलती है कि योकोया को सुबह स्कूल जाना है और वो चाहती है कि फाइट जल्दी खत्म हो, क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि वो बीमार पड़े। निट्टा हंस पड़ती है, सोचती है यूकी ब्लफ कर रही है, पर अचानक यूकी फिर भी डैश कर जाती है। निट्टा राइफल्स एक्टिवेट करती है और हॉरर के साथ देखती है कि यूकी एक साथ मल्टीपल नाइफ्स थ्रो करके हर बुलेट को परफेक्टली डिफ्लेक्ट कर रही है बिफोर दे कैन इवन टच योकोया। पैनिक में निट्टा एक और डिवाइस के लिए हाथ बढ़ाती है, पर यूकी इंस्टेंटली उसका फोन डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे कंप्लीटली कॉर्नर करते हुए। डेस्परेट होकर निट्टा गन निकालकर योकोया के हेड पर एम करती है, लेकिन यूकी लाइटनिंग फास्ट मूव से वेपन को उसके हाथ से किक करके गिरा देती है और उसे जमीन पर स्लैम कर देती है। यूकी कामली निट्टा से कहती है कि वो हार चुकी है। निट्टा कांप जाती है, एक्सपेक्ट करते हुए कि व्हाइट वुल्फ उसे असैसिनेट कर देगी, लेकिन इंस्टेड यूकी उसे जिंदा छोड़ देती है और योकोया को फ्री कर देती है। जाने से पहले यूकी को बताती है कि वो अब अच्छे के लिए बदल चुकी है और उसे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। वो डिक्लेयर करती है कि जो पीसफुल लाइफ उसने फाइनली पाई है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगी। उनके जाने के बाद निट्टा यूकी के पुराने मॉन्स्टर लाइक रूमर्स और अपनी पास्ट इनकाउंटर्स को याद करती है, ये रियलाइज करते हुए कि यूकी सच में चेंज हो चुकी है। निट्टा खुद से हल्की सी लाफ कर लेती है। यूकी की रिजॉल्व देखकर योकोया को अजीब सा फैसिनेशन होने लगता है। घर जाते हुए वो दिन को एक्साइटिंग और अनफॉरगेटेबल बताता है, लेकिन अचानक यूकी रुककर उससे अपोलोजाइज करती है कि उसने उसे अपने डेंजरस पास्ट में घसीट दिया। वो कहती है कि अगर उसके छोड़ देने से योकोया पीसफुल लाइफ जी सकता है तो वो तैयार है दूर जाने के लिए। पर इंस्टेड अग्री करने के योकोया उसकी अपोलॉजी पर कुछ नहीं बोलता, बस कामली पूछता है कि क्या वो उसे मार्शल आर्ट सिखा सकती है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो, एज अ मैन।
और उसके वर्ड सुनकर दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। कुछ दिन बाद यूकी वॉलीबॉल कोर्ट पर फुल टेक ओवर कर लेती है और मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देती है। उसकी एथलेटिक स्किल्स पूरी स्कूल को स्टन कर देती हैं। सिम्स तो उसे देखकर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी इंक्रेडिबल लड़की किसी योकोया जैसे लूजर से कैसे रिलेटेड हो सकती है। पर योकोया उनकी डिसबिलीफ पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। उसका दिमाग अभी भी कुछ घंटे पहले हुई बातों से बस कर रहा होता है। जब वो सीक्रेटली इंटरनेट पर यूकी के पास्ट के क्लूज ढूंढ रहा होता है, तभी यूकी का मारा हुआ वॉलीबॉल सीधा उसकी तरफ उड़कर आता है। बॉल उसे लगने ही वाली होती है, पर निट्टा मिडर पकड़ लेती है, अननोइंगली उसका फ्यूचर बचाकर। योकोया को याद आता है कि कुछ वीक्स पहले ही वो और यूकी निट्टा से मिले थे और तभी उसे नोटिस हुआ था कि निट्टा ने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है। वहीं निट्टा अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब वो ग्रेस है, स्कूल की न्यू जिम टीचर और उसकी न्यू ब्लॉन्ड बस्टी एलाबामा लविंग कजिन। ग्रेस टीजिंग टोन में बोलती है कि लगता है योकोया को यूकी जैसी लॉन्ग ब्लैक हेयर वाली लड़कियां पसंद है, जो उसे इंस्टेंटली एम्बैरेस कर देता है। यूकी तुरंत ग्रेस से पूछती है कि उसकी इंटेंशंस क्या है, अभी भी उस पर सस्पिशियस होते हुए। ग्रेस कामली एक्सप्लेन करती है कि वो यूकी की फीलिंग समझती है, लेकिन अब उसका उन दोनों को एलिमिनेट करने का कोई प्लान नहीं है। इंस्टेड उसे इस बात से फैसिनेशन है कि एक लेजेंडरी असैसिन जैसी यूकी किसी योकोया जैसे पैथेटिक इंसान के लिए इतनी डिवोटेड कैसे हो सकती है। वो सीज फायर प्रपोज करती है, कहती है कि वो डिस्टेंस रखेगी और उनकी सेफ्टी इंश्योर करेगी, बस उसे पास रहकर ऑब्जर्व करने दिया जाए। फाइनल इंसेंटिव के तौर पर वो यूकी को एक इरेजिस्टिबल ऑफर देती है, 3 महीने तक अनलिमिटेड कत्सुरा सॉस ब्रेड, और यूकी बिना सेकंड सोचे इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेती है। योकोया डील को लेकर थोड़ा अनईजी फील करता है, पर यूकी प्रॉमिस करती है कि अगर ग्रेस ने दोबारा उससे हार्म करने की कोशिश की तो वो खुद आकर उसे बचा लेगी। ग्रेस नोटिस करती है कि यूकी उसे एक माइनर कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है, जो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देता है और वो उन्हें और क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहती है। क्लास में वापस योकोया ग्रेस से बोलता है कि वो थोड़ा दूर खड़ी रहे क्योंकि वो काफी पास आ रही है, लेकिन ग्रेस जानबूझकर और करीब आ जाती है, बस यूकी रिएक्शन दे या ना देखने के लिए। योकोया सोचता है कि यूकी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर ग्रेस उससे कहती है कि वो गलत है और उसी मोमेंट यूकी एक बॉल को इतनी जोर से मारती है कि वो ऑलमोस्ट वॉल के पार चली जाए। वॉलीबॉल क्लब शॉक में देखते रह जाता है, कंप्लीटली इंप्रेस्ड बाय यूकी की स्ट्रेंथ। तभी एक पिंक हेड लड़की आकर यूकी को बताती है कि उसका शूलेस खुला है, पर यूकी नोटिस करती है कि वो लड़की थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही है, जैसे वो बात करने का मौका छोड़ रही हो। बाद में लंच के टाइम यूकी और योकोया साथ बैठकर खाते हैं और यूकी थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि ग्रेस का इतना पास रहना उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है और उससे अपनी फीलिंग्स भी कंफ्यूज कर रही हैं। योकोया तुरंत समझ जाता है कि यूकी जेलस हो रही है और सॉफ्टली बोलता है कि जो वो फील कर रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी रीअश्योरेंस से यूकी थोड़ी काम हो जाती है, चाहे वो अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। अगले दिन मेड ड्यूटीज के लिए रेडी होने के बाद यूकी खुद को चैलेंज करती है टॉवल्स को क्लीन करने के लिए, और सरप्राइजिंगली इस बार वो उन्हें सॉफ्ट बना लेती है, जो वो मंथ से स्ट्रगल कर रही थी। वो छोटी सी विक्ट्री से काफी एक्साइटेड हो जाती है और योकोया उसकी एफर्ट देखकर कांग्रेचुलेट करता है, उसकी हार्ड वर्क को प्रेस करता है, चाहे वो अभी भी काफी मिस्टेक्स करती हो। डिशेस साफ करने, घर टाइडी करने और मूची को फीड करने के बाद योकोया पूछता है कि डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि उनके पास सिर्फ कैबेज बची होती है। यूकी पहले उसे श्रेड करने का सोचती है, पर फिर उसे पोक कटलेट्स और श्रेडेड कैबेज याद आ जाता है और वो तुरंत डिसाइड कर लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों लोकल मार्केट जाते हैं पोक कटलेट्स लेने, और यूकी ग्लास के पीछे रखे हुए कटलेट्स देखकर बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाती है। डेली ओनर यूकी से पूछता है कि वो कौन है और वो यूकी को अपनी न्यू मेड के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। योकोया नोटिस करता है कि यूकी कितनी डीपली उन कटलेट्स पर फोकस्ड है और उसे बताता है कि जो वो फील कर रही है वो नॉर्मल है। कंपेयर करता है जैसे उसे पहले थिएटर में हीरोज को देखकर होता था। तब उनकी नजर एक एल्डरली कुक पर पड़ती है जो हल्का सा कापरा होता है, और यूकी उसे देखकर फैसिनेटेड हो जाती है जब वो उसकी एफर्टलेस और प्रिसाइज नाइफ वर्क देखती है, ऑलमोस्ट एक असैसिन की तरह। वो सोचने लगती है कि क्या वो भी कभी असैसिन रहा होगा। डेली ओनर यूकी की एक्साइटमेंट नोटिस कर लेती है और योकोया जल्दी से बोल देता है कि वो कत्सुरा सॉस की वजह से रिएक्ट कर रही है। इस पर डेली ओनर रिवील करती है कि वो एक्चुअली उस सॉस की फाउंडर है। यूकी अचानक इतनी एंथुजियाज्म से थैंक यू बोलने लगती है जैसे कोई ग्रेजुएशन बनाने वाले कान्ये को प्रेस कर रहा हो। बताती है कि पहले वो अकेले खाना खाती थी और कभी मील्स एंजॉय नहीं करती थी, पर जैसे ही उसने इतना गॉड लेवल सॉस डिस्कवर किया उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। वो एक्सप्लेन करती है कि जो वार्मथ उसे फील होती है वो सीधा दिल तक पहुंचती है, और डेली ओनर सॉफ्टली समझाती है कि वो वार्मथ सिर्फ सॉस से नहीं बल्कि योकोया से भी आ रही है। तभी ओल्ड कुक बाहर आकर हल्का सा यूकी के शोल्डर को टच करता है और उसे फील होता है कि ये आदमी वाकई डिफरेंट है। जाने से पहले डेली ओनर उन्हें फ्रेशली मेड कत्सुरा सॉस का एक स्पून टेस्ट करवाती है, जो यूकी को पूरे एक्साइटमेंट में डाल देता है। उस रात यूकी और योकोया साथ में डिनर करते हैं और बाद में यूकी खुद से डिशेस वॉश करती है। योकोया काउच पर बैठकर फिर से इंटरनेट पर यूकी का पास सर्च करता है, पर कुछ भी नहीं मिलता, जो उसे और ज्यादा ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।